अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं उत्तरकाशी के वरुणाचल पर्वत के लैंडस्लाइड के मामले में आपदा प्रबंधन सचिव आज प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दौरे के दौरान की। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को रिपोर्ट सौंपनी है। वहीं आपको बताएं कि जिला प्रशासन ने पर्वत का एक प्राइमरी सर्वे भी कराया है, जिसकी रिपोर्ट भी भेजी जा चुकी है। हाई लेवल पर एक सर्वे कराने की मांग की जा रही है। आज ही शाम को सीएम धामी वरुणाचल पर्वत के लैंडस्लाइड को लेकर एक मीटिंग भी करने वाले हैं। बलबीर परमार हमारे साथ हमारे सहयोगी इस समय जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे साथ शाम की मीटिंग के लिए सुनील नप्रभात जुड़ेंगे और जानकारी के साथ बलबीर के पास चलते हैं। बलबीर, ये लैंडस्लाइड की जो घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, देखिए चिंता पहाड़ की बड़ी हुई है, इसको लेकर शाम को मीटिंग भी होनी है, लेकिन आप बताइए कि जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें क्या बड़ी बातें कही गई हैं और आगे क्या इस पर कार्रवाई होने वाली है? बिल्कुल, जो बर्णावत पर्वत है यहाँ 2003 में एक्टिव हुआ था, जिसके बाद बड़ा भूस्खलन जोन हुआ था और जो यहाँ पे जो दुकानें थी, जो होटल थे, वो तब गए थे। अब जब फिर से एक बार हलचल हुई है बर्णावत पर्वत में, तो कहीं ना कहीं जो लोगों में है दहशत है। रात भर लोग सो नहीं पाए थे, जिसके बाद जो जिलाधिकारी है उन्होंने एक प्राइमरी सर्वे कराया था, तो उन्होंने उसमें एक जिक्र किया था कि जो ये बर्णावत पर्वत है जहाँ पे भूस्खलन फिर से एक्टिव हुआ है, वहाँ पे एक बड़ा पूरा सर्वे जाए। जो तकनीकी टीमें वहां पे एक्सपर्ट तकनीकी टीमें भेजी जाए, आखिर किस तरह की स्थिति है, जिसी के चलते जो आपदा प्रबंधन सचिव है वो आज उत्तरकाशी पहुंचे हुए हैं, पूरी तरह से प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और अपनी एक रिपोर्ट वहां शाम को जब सीएम की मीटिंग होगी तो वहां पे रखेंगे। तो देखना होगा कि अपनी रिपोर्ट में वो क्या बताते हैं। तो फिलहाल इस समय जो आपदा प्रबंधन सचिव है वो उत्तरकाशी पहुंचे हुए हैं और प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। ठीक है बलबीर, मैं लौटूंगी आपके पास शाम की मीटिंग पर और जानकारी हमारे सहयोगी सुनील नप्रभात देंगे, फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुनील नप्रभात, ये बेहद महत्वपूर्ण मीटिंग बुलाई जा रही है, खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीटिंग बुलाई है और देखिए आज इस मीटिंग के अंदर क्या बड़ी बातें रखी जाने वाली है, किन बिंदुओं के ऊपर चर्चा की जाने वाली है, क्योंकि इस पूरे मुद्दे पर मुख्यमंत्री खुद गंभीरता से चिंतन कर रहे हैं। इस मीटिंग की बड़ी बातें बताएं। देखिए कंचन, इसका मुख्य मुद्दा उत्तरकाशी का लैंडस्लाइड जोन रहेगा, क्योंकि एक गंभीर मामला है। 2003 में जब इस पर स्लाइडिंग हुआ था तो लगातार 1 महीने तक वर्णावत पर्वत से स्लाइडिंग होता रहा और ये उत्तरकाशी का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, ठीक इसके ऊपर वर्णावत पर्वत है। 90 डिग्री के एंगल से अगर लैंडस्लाइड होता है तो सीधे मुख्यालय में बड़े पैमाने पर लोग वहां पर प्रभावित होते हैं। 2003 में भी बड़ी संख्या में ये कह सकते हैं कि इसने उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का भूगोल बदल दिया था। 2003 के लैंडस्लाइड ने एक बार फिर से लैंडस्लाइड जोन एक्टिव हुआ है वर्णावत पर्वत पर, तो इसको मुख्यमंत्री ने बेहद गंभीरता से लिया है। कल गंगोत्री के विधायक सुरेश चौहान भी मुख्यमंत्री से मिले थे और मुख्यमंत्री ने तब सचिव आपदा प्रबंधन को निर्देश दिए थे कि वो मौके पर जाकर एक बार स्थलीय निरीक्षण करे, क्या हालात उत्तरकाशी में है और भविष्य में क्या कुछ इसके ट्रीटमेंट के लिए किया जा सकता है। शुक्रिया आपका सुनील नप्रभात, जानकारी के लिए नजर बनाए रखिएगा आप शाम की मीटिंग पर। और आइए बढ़ रहे हैं आगे। म्यांमार में साइबर ठगों के चंगुल में जो फंसा हुआ विधान गौतम है, आखिरकार वो अपने घर पहुंच गया है। इस पर आपको तस्वीरें दिखाएंगे और बड़ा अपडेट आपको दे देंगे कि घर परिवार से मिलकर विधान बेहद खुश है। देहरादून के विधान गौतम को म्यांमार में साइबर अपराधियों ने बंधक बनाया हुआ था। विधान गौतम जैसे कई युवा आज भी इन साइबर अपराधियों के चंगुल में है। आपको यहाँ जानकारी दे देते हैं कि न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया, जिससे नौकरी के नाम पर पहले बैंकॉक बुलाया जाता था, वहां से जबरन म्यांमार ले जाकर साइबर अपराध की दुनिया में भारत के युवाओं को जो झोंका जाता था, इसमें इंसाफ मिला है विधान को, जो कि बंधक बने हुए थे, साइबर अपराधियों के चंगुल में थे, अब भारत आ गए हैं और अपने परिवार के साथ बेहद खुश हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उनको टॉर्चर करने के दौरान की। विधान इसी साल 21 मई को नौकरी के लिए बैंकॉक गया था। अब घर में आया हूँ, घर में आकर सुकून है। आप यकीन नहीं करोगे, मैं कम से कम 50 दिन में सिर्फ 2-3 घंटे सोया हूँ। 50 दिन वहाँ पे घर में आके चैन की नींद मिली, खाना मिला, घर का खाना मिला, खाने को मिला, तो इस चीज़ की मेरे को बहुत खुशी है। मैं और लोगों को भी ये कहना चाहूँगा कि जो बंदे भी जैसे इंस्टाग्राम वगैरह में बोलते हैं कि आपको कि काम के लिए आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है, थाईलैंड बुलाते तो मत जाना वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे थाईलैंड में कोई जॉब नहीं है। थाईलैंड में सिर्फ आपको 2 टाइप की जॉब मिलेगी, ड्राइवर की, एक रेस्टोरेंट की, उसके अलावा आपको कोई जॉब नहीं है।
आपको लेकर जाया जाएगा म्यांमार, और म्यांमार में आपको टॉर्चर करा जाएगा और काम कराया जाएगा। तो सबसे वो एक रिक्वेस्ट है कि ना जाए, अपने घर में रहो, यहीं पे कमाओ। हल्द्वानी से खबर, जहां बुधवार को एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ जिसमें 2 कारों में सवार 2 लड़के बीच रोड पर हुड़दंग करते हुए नजर आ रहे थे। अब आपको जानकारी दे देते हैं। स्कूटी सवार लड़कियां मुखानी रोड से जब गुजर रही थी, इन दोनों लड़कियों को देखते ही कार सवार लड़के उनका पीछा करने लगे। उनका रास्ता रोकने की कोशिश की गई। कुछ लड़के तो कार से बाहर लटक कर अजीब हरकतें करने लगे। साथ ही स्कूटी सवार लड़कियों को कमेंट पास करने लगे। लड़कियों ने लड़कों के इस हरकत का वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर डाला, वीडियो वायरल हो गया। इसके बाद देखिए पुलिस एक्टिव हो गई। पुलिस ने 2 कारों में सवार 5 लड़कों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। जो लड़के थे उनको पुलिस ने पकड़ लिया है तथा दोनों वाहन भी जब्त कर लिए गए हैं। इसमें नैनीताल पुलिस ऐसे उड़दंगियों को साफ संदेश देना चाहती है कि इस तरीके से महिलाओं को परेशान करने वाले या शहर में इस तरीके का माहौल पैदा करने वाले और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी और ऐसे लोगों के खिलाफ उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर इनको जेल भी भेजेगी। पिथौरागढ़ से खबर, जहां के मुंसियारी में मिलम रोड पर ररगाड़ी पुल के पास में अचानक से पानी बढ़ गया। पानी बढ़ने के दौरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहां पानी के साथ एकाएक बड़े बड़े बोल्डर्स भी बहकर आने लगे, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। ऊपरी इलाके में तेज बारिश होने से इस इलाके में नाले ने भयानक रूप ले लिया। गनीमत ये रही कि लोगों के अलर्ट रहने से कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन नाले ने जिस तरह तांडव मचाया उससे हर कोई हैरान है। उधर उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे नलूना के पास में पहाड़ी से पत्थर आने के चलते सुबह बंद हुआ ये रास्ता। बारिश के बाद पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर टूटने के बाद ये हाईवे बंद हो गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिससे सुबह से यहाँ पर यात्री फंसे हुए हैं। हालांकि रोड खोलने की कोशिश अभी की जा रही है, लेकिन पत्थर बोल्डर इतने ज़्यादा बड़े बड़े हैं, इनको हटाने में समय लग रहा है। उधर कोटद्वार के दुगड्डा क्षेत्र में भारी बारिश के चलते हाईवे पर कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके बाद सड़क कई जगह बंद हो चुकी है, जिसके चलते यात्री दुगड्डा और कोटद्वार में फंसे हुए हैं। कोटद्वार पौड़ी हाईवे पर दुर्गा मंदिर के पास में भूस्खलन होने से पौड़ी समेत लैंडस्लाइड का कोटद्वार से सीधा संपर्क कट चुका है, जिससे यात्री बेहद परेशान हैं। बिल्कुल आ रही है, आप देखो इधर कितनी भीड़ हो रखी है, सब लोग परेशान हैं। खाने पीने का भी कुछ ऐसा, मतलब कहाँ से आदमी बार बार पीछे जाए आगे आए, वो परेशानियाँ तो है ही। गाड़ी में भी कितनी देर बैठेंगे एसी चला के, सुबह 8 बजे तो है ही, बैठ लिए बाहर निकल लिए, घूम रहे हैं इधर से उधर। भाई साहब परेशानी तो बहुत है। अब यहाँ पे कुछ खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, क्या फिर वहाँ जाओ, मार्केट जाना पड़ेगा। तो इस वजह से अभी खड़े हैं, इंतज़ार करते हैं रास्ता कब खुलता है उसी का। जैसे ये रास्ता खुलेगा तब चल देंगे। देखिए, पहाड़ों में देर रात से मौसम बदला हुआ है। चमोली में कुछ इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब में भी बारिश हो रही है। इसके बाद पहाड़ों में तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। चमोली के ज्योतिर्मठ में नगर ने पिछले दिनों औली रोड पर दरार पड़ने के बाद प्रशासन एक्शन में आ गया है। तहसील प्रशासन के द्वारा यहां पर नगर क्षेत्र में किया जा रहे निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। आईटीबीपी में बन रही बिल्डिंग पर रोक लगा दी गई है। साथ ही प्रशासन का कहना है कि जो भी निर्माण कार्य करेगा वो कार्रवाई की जाएगी। बता दें आपको, जनवरी 2023 में ज्योतिर्मठ क्षेत्र में दरार पड़ने के बाद वैज्ञानिकों ने ज्योतिर्मठ नगर में बड़े निर्माण पर रोक लगाने की सलाह दी थी। जोशीमठ में हम तो पहले सरकार से सबसे पहले ये मांग करते हैं कि यहाँ जो सुरक्षात्मक काम होने हैं, जैसे नालों का है, नीचे सुरक्षा दीवार लगनी है, जिन जिन वार्डों में ज़्यादा खतरा है वहाँ रोक लगाया जाए। उस पर भी कुछ क्षति हुई है तो उनका काम तत्काल हमारे द्वारा रुकवाया गया और जो भी खनन की जो सुसंगत धाराएं हैं उसमें हमने चालानी कार्रवाई करके डीएम साहब को हम प्रेषित कर रहे हैं रिपोर्ट।
बीजेपी केदारनाथ उपचुनाव की तैयारी में जुट गई है। पार्टी केदारनाथ उपचुनाव में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। इसके लिए कैंडिडेट सिलेक्शन से लेकर मतदाताओं का मन टटोलने के लिए पार्टी गोपनीय ढंग से आंतरिक सर्वे भी केदारनाथ में करा रही है। पार्टी जल्द ही चुनाव प्रबंधन कमेटी भी घोषित करने वाली है। इसके अलावा पार्टी के सदस्यता अभियान के तहत केदारनाथ विधानसभा सीट को विशेष फोकस पर रखा गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने काम को प्रारंभ कर दिया। हम आज या कल में वहाँ के चुनाव के संबंधित जो हमारी चुनाव प्रबंधन टोली है उसकी हम घोषणा कर देंगे और उसके बाद वहाँ पर चुनाव की दूसरे बूथ की बैठकें हैं। सदस्यता के अभियान को प्रारंभिक रूप से हमने वहाँ पर प्रारंभ कर दिया है। केदारनाथ के हर बूथ पर हम जितने मतदाता हैं, हमारा प्रयास होगा सभी मतदाताओं को हम अपनी बीजेपी के सदस्य बना सकें। उस कड़ी में हमारे कार्यक्रम सरकार ने आगे बढ़ाई है। केदारनाथ में कथित सोना चोरी के मामले में नेता विपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि ये एक बड़ा घोटाला है। उन्होंने कहा है कि जब तक ईडी जांच नहीं करती तब तक इसका खुलासा होने वाला नहीं है। साथ ही धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज को जांच रिपोर्ट जल्द से जल्द सार्वजनिक करने की मांग की गई है। उन्होंने कहा है कि आखिर जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने में देरी क्यों हो रही है। वहीं इस मामले में बद्री केदार मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने यशपाल आर्य के बयान का समर्थन किया है और कहा है कि सोना घोटाले की सीबीआई और ईडी करे जांच, क्योंकि मामला दूसरे राज्यों से भी जुड़ा हुआ है। गर्भगृह में जो सोना लगाया गया, हम लगातार कहते रहे कि 228 किलो सोना गर्भगृह में लगाया गया है और वो सोना गायब हो चुका है। इसकी जांच होनी चाहिए। धर्मस्व मंत्री ने जांच के आदेश भी दिए और उस जांच की क्या जांच रिपोर्ट क्या है, जांच में क्या पाया गया, हम चाहते हैं कि वो जांच रिपोर्ट सार्वजनिक हो। केदारनाथ में जो सोना घोटाला है उसकी जांच जो है वो एक बृहद जांच का विषय है। वो जांच सिर्फ एक यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा है कि जब मैं अध्यक्ष था मुझे इस तरह के ऑफर आए और उन लोगों के द्वारा कहा गया कि हमने देश के विभिन्न मंदिरों में ये काम किया है। तो चूंकि ये अन्य राज्यों से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है तो इसकी निश्चित रूप में सीबीआई या ईडी के द्वारा निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कांग्रेस ने केदारनाथ में कथित सोना घोटाले की ईडी और सीबीआई जांच की मांग की है तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि कांग्रेस चारों धामों को बदनाम कर रही है, जबकि पर्यटन मंत्री अपनी बात कह चुके हैं। हर विषय के प्रमाण होने चाहिए। उसके प्रमाणित के आधार पर एक जांच समिति बनी है। उस जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट संभवतः पर्यटन मंत्री को दी होगी। उस पर पर्यटन मंत्री बहुत कुछ बातें बता चुके हैं। फिर भी संशय का, संतुष्टि का कोई आधार कांग्रेस का कभी बनता नहीं है और अनर्गल आरोपों को बनाकर केवल और केवल हमारे चारों धामों की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का काम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। गैरसैंण में विधायकों और पूर्व विधायकों की सैलरी पेंशन बढ़ाने का फैसला हुआ है। बीजेपी के ज्यादातर विधायक इस पर खुलकर बोलने से बच रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के 2 पूर्व विधायक इस बात पर एक दूसरे की बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। ये पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। देहरादून के पौष इलाके डिफेंस कॉलोनी में ये घर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ये घर किराए पर लिया है, जहां वो अपनी विधायक बेटी अनुपमा के साथ रहते हैं। हाल ही में गैरसैंण विधानसभा सेशन में विधायकों और पूर्व विधायकों की सैलरी और पेंशन बढ़ाने का फैसला हुआ है। हरीश रावत का मानना है कि ये सही फैसला है, क्योंकि महंगाई के दौर में गुजर बसर करना आसान नहीं। 4 बार के पूर्व सांसद और 1 बार के विधायक हरीश रावत को करीब 1 लाख रुपए पेंशन मिलती है। वहीं बतौर विधायक बेटी अनुपमा रावत को सैलरी और भत्ते मिलाकर हर विधायक की तरह करीब 3 लाख रुपए मिलते हैं। कहाँ से लाएंगे, कैसे पूर्ति करेंगे, कैसे काम चलाएंगे। मेरी बेटी विधायक है लेकिन किराए में देता हूँ मकान का जो भूतपूर्व है, क्योंकि
यदि मैं उसे कहूँगा किराया दे तो वो रोने लग जाएगी, कहाँ से देगी। तो ये स्थितियां हैं आज विधायकों की। असल में इस पर बहस तब शुरू हुई जब पूर्व विधायक गणेश गोदियाल ने कहा था कि जब 10-12 हजार रुपए में टेम्पररी कर्मचारी काम करते हैं तो विधायकों की सैलरी पेंशन बढ़ने का क्या मतलब। इसी बात पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपनी बात कही, लेकिन दोनों नेताओं की बात पर बीजेपी ने चुटकी ली है। इधर वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि पैसा कितना बढ़ेगा उसको फिलहाल बताया नहीं जा सकता। कोई अपने आप को अत्यधिक जिसे कहना चाहिए संत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सही संत नहीं है। संत होने की भी जरूरत नहीं है, पॉलिटिशियन है, व्यवहारिक बात है। क्या आज ड्राइवर कोई 12,000 में आएगा? कोई आने को तैयार नहीं है। आखिर एक चालक तो किसी विधायक को चाहिए ना। उसको हमने 12,000 के बजाय 20,000 रुपये किया, जो आज हमारे यहाँ जो उपनल और दूसरी संस्थाएं शायद 20,000 रुपये देती है, हमने उसके समकक्ष 20,000 रुपये देने का काम। इस तरह से यदि थोड़ी बहुत इजाफा हुआ है तो बिना जानकारी के यदि कोई बयान देगा तो ये उसका विषय हो सकता है। उत्तराखंड उन राज्यों में है जो कर्ज लेकर कर्मचारियों को सैलरी देते हैं। वहीं माननीयों की सैलरी पेंशन बढ़नी चाहिए या नहीं, इसको लेकर पूर्व विधायक गणेश गोदियाल और हरीश रावत की तरह राय बंटी हुई है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून।